Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया इसके क्वेश्चन आंसर की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट नंबर 1। व्हेन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट सर्बिया इट वाज डैश हु हेल्प्ड सर्बिया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी तो सर्बिया की मदद किसने की थी? जवाब है रशिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत थी। उसके बाद यहाँ पे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत थी। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया क्योंकि आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को मार दिया गया था, तो इसलिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी थी, तो रशिया ने उनकी मदद की थी। सेकेंड है, द फर्स्ट एटम बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग द एरियल अटैक ऑफ अमेरिका ऑन जापान। जब अमेरिका ने जापान पे हमला किया, पहला एटम बम गिराया, तो वो कौन से शहर पे गिराया था? ये वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। उसका जवाब है हिरोशिमा। हिरोशिमा पे पहला बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसके बाद बी है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम ग्रुप बी एंड राइट द करेक्टेड वंस। करेक्टेड वन, तो जवाब इसका है इटाली, जिसका लिलित को लिखा हुआ है, जबकि जवाब है बेनिटो मुसोलिनी, जो कि चांसलर थे या डिक्टेटर थे इटाली के, बाद में डिक्टेटर बने इटाली के वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और पर्सन्स और इवेंट्स। पहला है, द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटाली एंड अमेरिका इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जिनमें ये देश आते थे उस ग्रुप का क्या नाम था? जवाब है उसका एलाइड पावर्स या एलाइड नेशंस भी बोलते हैं। दूसरा है, द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, बुल्गारिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इनका जवाब है सेंट्रल पावर्स। अगर आप दुनिया के मैप को ध्यान से देखेंगे, खास करके यूरोप के मैप को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो देश है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटाली भी था इसके अंदर, बाद में इटाली ने एलाइड पावर को ज्वाइंट किया था, तो ये ना यूरोप के बिल्कुल सेंटर में है, इस वजह से उनको सेंट्रल पावर का नाम दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट्स। नंबर 1, लीग ऑफ नेशंस, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। पेज नंबर 64 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पेज नंबर 64 पे आप मार्किंग करते चलिए मेरे साथ। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ ही साथ। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस में, ये इसका जवाब है। ऑल द, जो हाईलाइटेड है बस उतना ही आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो भी आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द नेशंस हु वर इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीरियसली फेल्ट द नीड टू क्रिएट सम सॉल्यूशन टू अवॉइड एनी सिचुएशन दैट कुड लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। जितने भी देश या जितने भी मुल्कों ने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी थी, वो ये चाहते थे कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, कोई ऐसी जो है वो लीग बनाई जाए, ग्रुप बनाया जाए, जो फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, उनको लगा दे। सीरियसली फेल्ट द नीड टू क्रिएट सम सॉल्यूशन, कि ऐसी सिचुएशन को रोका जा सके, वर्ल्ड वॉर, अनदर वर्ल्ड वॉर होने को रोका जा सके। तो इस सोच को लेकर जो सामने आए, उनका नाम था वुड्रो विल्सन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। फिर आप यहाँ से लिखिए, वुड्रो विल्सन द अमेरिकन प्रेसिडेंट एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीडिंग नेशंस। उन्होंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जिसमें लीडिंग नेशंस यानी बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर 1 के बड़े बड़े देश या दुनिया के बड़े बड़े देश उसके अंदर उसके मेंबर होना चाहिए। फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस, और अगर फ्यूचर में किसी देश के बीच में, किसी कंट्री के बीच में, किसी नेशन के बीच में झगड़ा होता है तो लड़ाई ना हो बल्कि हम उसका पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढें, वो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करना चाहिए। एंड एस्टेब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड, और वो दुनिया में पीस मेंटेन करनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी सोच से ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो इसी मकसद के तहत लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। क्या मकसद था लीग ऑफ नेशन का? इनका मकसद था फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस एंड एस्टेब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड अदर डिफीटेड नेशंस वर नॉट अलाउड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द लीग। ये पार्शियलिटी हो गई कि जो हारे हुए देश थे, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और दूसरे डिफीटेड नेशंस जो थे वर्ल्ड वॉर 1 के, उनको इसका मेंबर नहीं बनाया। अमेरिका जो कि विक्टोरियस था, जीते हुए देशों में था,
डिड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द लीग। सोचने वाली बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन की सोच पे लीग ऑफ नेशन बनी और अमेरिका ही उसका मेंबर नहीं है, तो उसका सक्सेस होना तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए लीग ऑफ नेशन आगे चल के बंद हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अमेरिका डिड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द लीग। एज अ रिजल्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस रिटेन देयर डोमिनेंस इन द लीग। तो इंग्लैंड और फ्रांस ही डोमिनेंट बन गए, उन्हीं की चलती थी लीग ऑफ नेशन में। आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। सॉरी, दूसरा सवाल है हमारा शॉर्ट नोट्स का, डॉक्टर कुटनिस या डॉक्टर कुटनिस पे हम लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है, पेज नंबर 70 पे। देखिए यहाँ पे जो येलो में आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ये उसका जवाब है, जो हाईलाइटेड है आप उतना लिख सकते हैं। डॉक्टर कुटनिस वॉज बोर्न ऑन 10 अक्टूबर 1910 एट सोलापुर। सोलापुर में उनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1910, 10 अक्टूबर 1910 को। व्हेन जापान हैड अटैक्ड चाइना इन 1937, जब 1937 में जापान ने चाइना पे अटैक किया, द चाइनीज गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन बाद में आगे चल के बने, तो क्योंकि लीडर थे, बड़े लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया टू सेंड अ टीम ऑफ डॉक्टर टू अटेंड द इंजर्ड चाइनीज सोल्जर। जापान के हमले में जो चाइना के सिपाही जख्मी हुए हैं उनको अटेंड करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाइना ने बोला कि आप कुछ डॉक्टर की टीम हमारे यहाँ पे भेजिए। पंडित नेहरू सेंट अ टीम ऑफ इंडियन डॉक्टर्स टू चाइना। उन्होंने इंडिया के डॉक्टर्स की टीम भेजी। डॉक्टर कोटनिस वॉज द चीफ ऑफ द टीम। डॉक्टर कोटनिस जो थे उस टीम के चीफ बन के गए। ही अटेंडेड द चाइनीज सोल्जर्स फॉर ईयर्स। कई सालों तक चाइना के सिपाहियों को उन्होंने वहाँ देखा, उनका ख्याल रखा, उनका इलाज किया। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर कोटनिस डाइड इन चाइना ऑन 9 दिसंबर 1942। बट बदकिस्मती से चाइना में ही उनका देहांत हो गया, वो गुजर गए 1942 दिसंबर में, और तारीख थी 9 दिसंबर, इन द प्लेग एपिडेमिक, क्योंकि वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैली हुई थी जो चूहों से फैलती है। डॉक्टर कोटनिस बाय द वर्च्यू ऑफ हिज सेल्फलेस वर्क फॉर्म द ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन डॉक्टर कोटनिस का जो काम था, जो सेल्फलेस वर्क था, उन्होंने चाइना और इंडिया के रिश्ते को बहुत मजबूत किया, उनकी दोस्ती में ब्रिज का काम किया। द एमिनेंट इंडियन फिल्म मेकर, बड़े बड़े मशहूर इंडिया के फिल्म मेकर हैं, आपने कभी ना कभी इनका नाम ज़रूर सुना होगा, वी शांताराम, मेड अ फिल्म ऑन हिज लाइफ। उन्होंने भी डॉक्टर कोटनिस की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म बनाई है जो ऑनलाइन अवेलेबल भी है। उस फिल्म का नाम है डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। दिस फिल्म हैज़ इमोर्टलाइज्ड डॉक्टर कोटनिस मेमोरी। डॉक्टर कोटनिस की यादों को हमेशा हमारे दिमाग में वो ये फिल्म जो है वो इमोर्टल कर देती है, मतलब हमेशा के लिए ज़िंदा रखेगी। द रेसिडेंस ऑफ डॉक्टर कोटनिस इन सोलापुर, अभी आपने पढ़ा वो सोलापुर में पैदा हुए थे, तो वहाँ जो उनका घर है हैज़ बिन कन्वर्टेड इन हिज मेमोरियल एंड म्यूजियम। उनके घर को एक उनके मेमोरियल और म्यूजियम के तौर पे बना दिया गया है। वहाँ पे उनकी यादें, उनकी चीज़ें जो है वो रखी गई है, लोग देखने के लिए वहाँ जाते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। नंबर 1, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हैड द सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए, या फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। द टेक्स्ट डज नॉट हैव एनी कमेंट टू दिस इफेक्ट। अब टेक्स्ट यानी किताब में इसके बारे में इतना नहीं है, तो ये क्या है, इसका आंसर जो है वो मैंने एक जगह लिख के रखा है, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज साइन बिटवीन द एलाइड नेशंस एंड जर्मनी एट वर्साइल्स, यानी एलाइड नेशन यानी जीतने वाले जो वर्ल्ड वॉर 1 में जीते थे, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये सब देश थे, इनके बीच में और जर्मनी के बीच में वर्साइल के पैलेस में एक ट्रीटी साइन हुई 1919 में, जिसका नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। इसको वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने बनाया था। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज वेरी हार्श ऑन जर्मनी, लेकिन ये जो ट्रीटी थी ये जर्मनी पे बहुत हार्श थी। हार्श मतलब इसमें सारा इल्ज़ाम लड़ाई का, जंग का जो भी वजह थी वो सब जर्मनी के ही सर पे लाद दिया गया कि जर्मनी की वजह से ही जंग हुई वगैरह वगैरह सब चीज़ें। जर्मनी वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वॉर डैमेजेस सफर्ड बाय द एलाइज, यानी एलाइज को वॉर की वजह से जो भी नुकसान हुआ उन सब की जिम्मेदारी भी ज़बरदस्ती जर्मनी के ऊपर ही थोप दी गई, और जर्मनी को फोर्स किया गया कि भाई तुम ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी वजह से ये वॉर डैमेजेस हम लोगों को झेलने पड़े हैं। जर्मनी वॉज बर्डन विथ एन इमेंस वॉर इंडेमनिटी। जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉर इंडेमनिटी का मतलब होता है जो लड़ाई का जो खर्च आया है या लड़ाई का जो
हारने वाला जो होता है वो जीतने वाले को जो पैसा देगा वो इतना ज़्यादा लगा दिया गया कि जर्मनी के लिए भरना ही इम्पॉसिबल था। द जर्मन इकोनॉमी ruined कंप्लीटली, जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पीपल वर स्टार्विंग एंड द गवर्नमेंट वॉज इन केओस, लोग भूखे मर रहे थे और गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं पा रही थी, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज थी। दिस फ्यूल्ड द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, जिसकी वजह से जर्मनी में नाजिज्म जो कि हिटलर की पॉलिसी थी या हिटलर था उसको बढ़ावा मिला। विच अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन अंडर हिटलर, हिटलर के अंडर में नाजिज्म बढ़ा और एग्रेशन पॉलिसी अपनाई। इन दिस वे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सोड द सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस तरह ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बोए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिसाइडेड टू रिटर्न होम, यानी इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ चुका है घर जाने का। पेज नंबर 70 पे इसका आंसर है। देखिए ये वाला आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। इन द मंथ ऑफ अगस्त 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फाइनली कंक्लूडेड, अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। इन दिस वॉर इंग्लैंड एमर्ज विक्टोरियस बट इट लॉस्ट हैवीली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड जीत तो गया मगर उसको बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, मतलब ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब हो गई। एज अ रिजल्ट इंग्लैंड ग्रीव वीकर, जिससे इंग्लैंड वीक हो गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया नाउ अवेयर दैट द इंडियन सोल्जर्स एंड पीपल आर नॉट मीक एंड सबमिसिव एज बिफोर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी वो भी समझ गए कि अब इंडियन सोल्जर्स और इंडिया के लोग या इंडिया के जो स्पेशली जो सोल्जर्स थे वो लोग अब हमारे लिए इतने मीक और इतने सबमिसिव नहीं, मतलब हमारी बातें वो इतना मानेंगे नहीं जैसे पहले मान रहे थे। तो रूलिंग देम वॉज नो मोर ईजी, अब उन पर राज करना इतना आसान नहीं है। ऑल्सो इंडिया वॉज नॉट गोइंग टू बी द पेरिनियल सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू देम एज इट यूज टू बी, और दूसरा उनको ये लगा कि अब इंडिया से अपने को उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होने वाला है। पेरिनियल सोर्स मतलब कंटिन्यूस सोर्स ऑफ प्रॉफिट भी अब इंडिया हमारे लिए रहा नहीं है। सो दे डिसाइडेड टू रिटर्न होम, इसलिए वो घर चले गए या फिर उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। नंबर 1, गिव द कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या कॉजेज है। पेज नंबर 64 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 64 पे चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन का पहला इसके मार्किंग करते हैं और आंसर्स को समझते हैं। देखिए यहाँ पर है कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उतना ही लिखना है। जूम करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, द नाजीज अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर ग्रैब्ड द पावर इन जर्मनी, हिटलर के अंडर में नाजीज ने जर्मनी में पावर कैप्चर किया। हिटलर बिगेन टू एस्केलेट जर्मनीज मिलिट्री पावर सो एज टू अवेंज द डीमीनिंग कंडीशन इम्पोज्ड ऑन जर्मनी बाय द वर्साइल्स ट्रीटी, हिटलर ने जर्मनी की मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू किया ताकि वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में हुए अत्याचार का जो जर्मनी के ऊपर उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया था, अभी जो हमने पढ़ा, उसका बदला ले सके। ही फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री एज वेल एज नेवी, उसने मिलिट्री और नेवी दोनों की ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। मीनवाइल सोवियत रशिया अ कम्युनिस्ट नेशन वॉज बिकमिंग मोर पावरफुल, उसी वक्त रशिया जो था, सोवियत रशिया, वो एक कम्युनिस्ट देश था, वो भी पावरफुल बन रहा था। इट मेड द नेशंस लाइक इंग्लैंड अमेरिका एंड फ्रांस अनईजी, ये देख के इंग्लैंड अमेरिका और फ्रांस थोड़े से अनईजी हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, उनको सही नहीं लग रहा था। सोवियत रशिया एंड इम्पेरियलिस्ट जर्मनी व्यूड ईच अदर एज आर्क एनिमीज, लेकिन एक तरफ रशिया और एक तरफ जर्मनी, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। कीपिंग दिस इन व्यू, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इंग्लैंड एंड फ्रांस इग्नोर्ड जर्मनीज एडवांसेस, इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के इन बढ़ते हुए कदम को, इस एग्रेसिव पॉलिसी को जो है नहीं रोका उसने, इंग्लैंड और फ्रांस ने। थिंकिंग दैट इट विल, उनको ये लगा कि इससे शायद इट विल कीप सोवियत रशियाज इंक्रीजिंग पावर अंडर कंट्रोल, हो सकता है इससे सोवियत रशिया की जो ताकत है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इन 1938 हिटलर वॉन द सुडेटन प्रोविंस इन जेकोस्लोवाकिया, सुडेटन प्रोविंस को जेकोस्लोवाकिया में हिटलर ने जीत लिया, विच वॉज पॉपुलेटेड इन मेजोरिटी बाय पीपल ऑफ जर्मन ओरिजिन, जहाँ पे ज़्यादातर जर्मन ओरिजिन के लोग रहते थे। इन 1939 ही अटैक पोलैंड, फिर 1939 में उसने पोलैंड पे हमला कर दिया। जर्मनीज अटैक ऑन पोलैंड, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज भी है, बच्चों आपको याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज था जर्मनी का हमला पोलैंड के ऊपर। तो 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई।
एक्चुअली पोलैंड वॉज लुक्ड अपॉन एज ए न्यूट्रल कंट्री बाय ऑल यूरोपियन नेशन। जितने भी यूरोपियन देश थे सबके लिए पोलैंड एक न्यूट्रल कंट्री था, लेकिन जर्मनी ने अब उस पर हमला कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दिस हिटलर अटैक एंड कॉन्कर्ड पोलैंड। इसके बावजूद भी हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया और उसको जीत लिया। देयरफॉर इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। इसलिए इंग्लैंड ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। आइए अगला सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल इस चैप्टर का वो क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर समझ में आ रहे हैं और आप ठीक से मार्क कर रहे हैं। अगला सवाल है, व्हाई डिड इंडियन पीपल पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट इन ग्रेट नंबर्स। यानी कि इंडिया के लोगों ने नेशनल मूवमेंट में ज़्यादा तादाद में ग्रेट नंबर्स में पार्टिसिपेट करना क्यों शुरू किया, इसका क्या रीज़न था। पेज नंबर 69 पे है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स ऑन इंडिया, इसके अंदर इसका आंसर है। ड्यूरिंग वॉर टाइम इंग्लैंड फेल्ट एन इंक्रीजिंग नीड फॉर मैन पावर एंड मनी। जब वॉर टाइम हो रहा था तो इंग्लैंड को ऐसा लगा कि मुझे मैन पावर और पैसे दोनों की, लोगों की और पैसे की दोनों की ज़रूरत है। Therefore the British government began recruiting army personnel from India। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से आर्मी के लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया। एट टाइम्स द रिक्रूटमेंट वॉज एनफोर्स्ड ऑन इंडियन। ज़बरदस्ती इंडिया के लोगों के ऊपर ये रिक्रूटमेंट इन्फोर्स की जा रही थी, मतलब ज़बरदस्ती इंग्लैंड की फौज में इंडिया के लोगों को भरा जा रहा था। एक्स्ट्रा टैक्सेस वर लिवाइड ऑन इंडियंस फॉर रेजिंग फंड्स। पैसा जमा करने के लिए इंडियन से ज़्यादा टैक्स भी लिया जा रहा था। टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वर रेज्ड, यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स थे वो बढ़ा दिए गए। ड्यूरिंग द वॉर पीरियड प्राइजेस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज वेंट अप। ज़रूरत की चीज़ों की जो प्राइस थी वो भी वेंट अप हो गई, यानी बढ़ गई। अलॉन्ग विद द इन्फ्लेशन एंड हाइक इन प्राइजेस। ये महंगाई और कीमतों के बढ़ने के साथ साथ इंडियंस ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल रिसेशन। यानी मंदी या इंडस्ट्रीज के अंदर जो मंदी आ गई थी, मार्केट जो डाउन हो गया था, उसकी वजह से जो बेरोजगारी थी उससे भी लोग परेशान थे। आप सिचुएशन इमेजिन करिए, एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ी हुई है। मतलब मेरे पास ज़रूरत के जितने भी पैसे नहीं है तो मैं महंगी चीज़, जो भाव बढ़ जा रहा है, चीज़ें महंगी हो जा रही, वो कहाँ से खरीदूंगा। Indians could see that the exploitative rule of the British was responsible for this miserable state of affairs। भारतीयों को ये लगा, इंडियंस को ये लगा कि हमारी ये हालत अंग्रेज़ों के राज की वजह से हुई है। इसलिए इंडियंस फ्रॉम ऑल स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, ऑल स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी मीन्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इसलिए हमारे हर समाज के हर सेक्शन से, वर्कर हो चाहे फार्मर हो चाहे मिडिल क्लास हो, ज्वाइन इन लार्ज नंबर्स इन द नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इस तरह ये सारे लोग लार्ज नंबर में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और टेक्स्ट बुक मार्किंग और आंसर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।